हरे कृष्णा। क्या पढ़ रहे थे हम लोग? टैक्स में कौन सा चैप्टर शुरू किया था हम लोग ने? सबसे पहला चैप्टर डायरेक्ट टैक्स एट ए ग्लैंस। नाम भले ही चैप्टर का डायरेक्ट टैक्स है, बट इसमें डायरेक्ट टैक्स के बारे में भी थोड़ा जिक्र है और इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में भी, जिसमें जो जो पढ़ लिया था एक बार जल्दी से समराइज कर देता हूं, है ना, रिवाइज करा दूं क्या क्या आपको पढ़ा दिया था। सबसे पहले तो यह बताया था कि टैक्स का वर्ड कहां से आया है। लैटिन वर्ड टैक्सो, जिसका मतलब होता है एस्टिमेट करना। उसके बाद आपको टैक्स की मीनिंग बता दी थी कि मान लो आपसे राह चलता कोई पूछ ले व्हाट यू मीन बाय टैक्स, तो आप कह सकते हैं टैक्स इज अ कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन पेड बाय द पर्सन टू द गवर्नमेंट विदाउट एनी प्रोपोर्शनेट रिटर्न। और विदाउट एनी प्रोपोर्शनेट रिटर्न का मतलब भी मैंने आपको समझाया था। इसके अलावा टैक्स के अलग अलग पर्पसेस के लिए गवर्नमेंट यूज करती है, जैसे कि पब्लिक वेलफेयर सिस्टम्स के लिए और अदर सर्विसेज के लिए। फिर और समझाया था कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है टैक्स की। टैक्स कंपल्सरी है, कंट्रीब्यूशन है, पब्लिक के बेनिफिट के लिए है, कोई डायरेक्ट बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, आप जो पैसा दे रहे हैं उसको पूरी सोसाइटी को एज अ होल बेनिफिट मिलेगा, ऐसा नहीं कि 1 to 1 नेक्सेस होगा, राइट। टैक्स आपकी इनकम से पे होता है और गवर्नमेंट के पास पावर है टैक्स लगाने की। फिर कैनन्स ऑफ टैक्सेशन, और मैंने ये बताया था कुछ लोग कैनन्स को कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ जोड़ के ही बोलते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोल दी और वहीं कैनन भी बोल दिया। कैनन का मतलब क्या होता है? जनरल रूल, प्रिंसिपल या क्राइटेरिया। और 4 कैनन पढ़ाए थे आपको, एक इक्विटी, एक सर्टेनिटी, कन्वीनियंस, इकोनॉमी, जिसमें मैंने आपको याद करने का मंत्र दिया था ई स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है। उसके अलावा अपने ने ड्यूटी, सेस और टैक्स के बीच में क्या डिफरेंस है ये पढ़ा था। तीनों ही चीजें कंपलसरी हैं। इसमें से 2 चीजें ऐसी हैं जो गवर्नमेंट जैसा चाहे वैसा यूज करे, जिसमें टैक्स था और ड्यूटी था, लेकिन सेस का पैसा जिस चीज के लिए लिया उस चीज के लिए यूज करेंगे। टैक्स और सेस रेवेन्यू बेस्ड होता है, ड्यूटी रेवेन्यू बेस्ड नहीं होती। टैक्स का एग्जाम्पल था इनकम टैक्स या जीएसटी, ड्यूटी का एग्जाम्पल था कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी भी बोल सकते हैं, वेरी गुड। और अगर इधर बात करें सेस में, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस अपने को आज यहां से पढ़ना था, यहीं से पढ़ना था। आप पढ़ के आए, रीड करके आए घर से, हैं? ओके, अभी तक में कोई डाउट है, कुछ पूछना है आपको? नहीं, शुरू करें। कितनी तरीके के टैक्सेस होते हैं? 2। कौन कौन से? डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। देखो, डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, जो इंसिडेंस और इंपैक्ट होता है वो दोनों सेम पर्सन पे पड़ता है। अब ये इंसिडेंस क्या होता है? इंसिडेंस का मतलब होता है जो व्यक्ति गवर्नमेंट के पास टैक्स जमा करा रहा है, और इंपैक्ट का मतलब होता है कि अल्टीमेट बर्डन किसकी जेब पे पड़ा है। जैसे इनडायरेक्ट टैक्स का अगर एग्जाम्पल लें, तो आपने अगर कोई कमोडिटी खरीदी या कोई सर्विसेज ली, वही पार्ले जी वाला एग्जाम्पल मैंने आपको लास्ट टाइम पे दिया था, तो आपने अगर 5 रुपीज का पार्ले जी खरीदा, जिसमें मान लो 4 रुपए उनकी कॉस्ट और प्रॉफिट था और 1 रुपए का एज्यूम कर लीजिए जीएसटी था, तो आपने तो पूरे 5 रुपए यानी इंक्लूडिंग जीएसटी भी शॉपकीपर को दे दिया। अब आगे जिम्मेदारी किसकी है जमा कराने की? उस शॉपकीपर की, उस रिटेलर की। अगर बात करें तो इसका बर्डन किसके कंधों पे पड़ा है? आपके ऊपर नहीं। जो पैसा गया है एक तरीके से, वो देखा जाए तो अल्टीमेटली किसकी जेब से जा रहा है? आपकी जेब से कि शॉपकीपर की जेब से? आपकी जेब से। तो इसमें कहा जाता है कि इंपैक्ट आपके ऊपर पड़ा, बट जमा कराने की जिम्मेदारी किसकी? उसकी। यानी इंसिडेंस का मतलब द पर्सन हु पेज द टैक्स, इंपैक्ट का मतलब द पर्सन हु अल्टीमेटली बियर्स द बर्डन ऑफ द टैक्स। तो इनडायरेक्ट टैक्स में इंसिडेंस एंड इंपैक्ट अलग अलग लोगों पे होता है, बट डायरेक्ट टैक्स में सेम व्यक्ति जो पे कर रहा है उसी के ऊपर उसका बर्डन भी है, जिसके ऊपर इंसिडेंस है उसी के ऊपर उसका इंपैक्ट भी है। डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स में और चले तो डायरेक्ट टैक्स आमतौर पे आपकी इनकम के ऊपर लगता है, पर्सन वगैरह की। इनडायरेक्ट टैक्स गुड्स पे लगता है या सर्विसेज पे लगता है। तो चलिए अब ध्यान से पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ टैक्सेस। कितनी तरीके के हैं? 2 तरीके के। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टैक्सेस। कौन कौन से? एक है डायरेक्ट टैक्सेस और दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है बेटा? डायरेक्ट टैक्सेस आर दोस टैक्सेस जिसका इंपैक्ट एंड इंसिडेंस फॉल ऑन द सेम पर्सन whose impact and incidence fall on the। सर ये इंपैक्ट और इंसिडेंस का मतलब कहां लिखा है? ये देखो, इंसिडेंस का मतलब होता है द पर्सन हु पेज द टैक्स, जो गवर्नमेंट के पास टैक्स जमा करा रहा।
इंपैक्ट का मतलब होता है द पर्सन हु फाइनली बियर्स द बर्डन ऑफ टैक्स, यानी जो व्यक्ति टैक्स का बर्डन बियर कर रहा है। तो डायरेक्ट टैक्स में इंसिडेंस जिसके ऊपर है और इंपैक्ट भी उसी व्यक्ति के ऊपर, जिसके ऊपर इंसिडेंस है उसी व्यक्ति के ऊपर इंपैक्ट भी। इनडायरेक्ट टैक्स में दोनों अलग अलग है। देयरफॉर डायरेक्ट टैक्स आर लेवीड एंड पेड ऑन इनकम ऑफ ए पर्सन एंड इट्स बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड। जैसे इनकम टैक्स बोल लीजिए, कॉर्पोरेशन टैक्स बोल लीजिए। कॉर्पोरेशन टैक्स क्या होता है? वही इनकम टैक्स जो कंपनीज के ऊपर लगता है, तो उसको ये बोल रहे हैं, वो भी हम लोग सब पढ़ेंगे, इनकम टैक्स ही है। तो जितने भी डायरेक्ट टैक्स है उसका इंपैक्ट भी और उसका इंसिडेंस भी सेम व्यक्ति पे होता है। इनडायरेक्ट टैक्स में अंतर है क्या? इनडायरेक्ट टैक्सेस आर दोज टैक्सेस हुज इंपैक्ट एंड इंसिडेंस फॉल ऑन डिफरेंट पर्सन। दीज आर दी टैक्सेस जो किस पे लगते हैं? इंपोज्ड ऑन गुड्स पे लगते हैं एंड सर्विसेज पे लगते हैं। अंतर समझते हैं ना गुड्स का और सर्विसेज का। आज की तारीख में सर्विसेज भी बहुत बड़ा कंपोनेंट है अपनी इंडस्ट्री का। सर्विसेज बहुत प्रोवाइड होती हैं कि नहीं? आप भी सीएस बन के अगर कहीं प्रैक्टिस करेंगे तो क्या बेचेंगे? गुड्स बेचेंगे कि सर्विसेज? सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। दे आर पेड बाय द रिटेलर। गवर्नमेंट के पास तो रिटेलर दे रहा है, बट अल्टीमेटली किससे रिकवर कर रहा है? कंज्यूमर से। देखिए कंज्यूमर के नाम में ही है मर, कंज्यूमर, है ना? तो पे तो वही कर रहा है, बर्डन तो मतलब वही झेल रहा है। सो इंसिडेंस जो है टैक्स का, बताइए किस पे फॉल हुआ? इंसिडेंस किस पे पड़ रहा है? रिटेलर पे। लेकिन इंपैक्ट किस पे पड़ रहा है? कंज्यूमर पे, जो अल्टीमेट कंज्यूमर है। एग्जाम्पल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, कस्टम ड्यूटी एसेट्रा। मैंने इसी को टेबुलर वे में भी लिखा है डिफरेंस को, कि डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स में क्या डिफरेंस है, और एक बेसिस ऑफ डिफरेंस का कॉलम भी मैंने दिया है। देखते हैं, सबसे पहले है इंसिडेंस एंड इंपैक्ट। बताओ, डायरेक्ट टैक्स में ऑन सेम पर्सन, इनडायरेक्ट टैक्स में ऑन डिफरेंट पर्सन। बर्डन, क्या डायरेक्ट टैक्स का बर्डन आप किसी और के ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं? आंसर इज नो, कैन नॉट बी शिफ्टेड। इनडायरेक्ट टैक्स का रिटेलर शिफ्ट करता है, रिटेलर को जमा करना है, लेकिन रिटेलर किसके ऊपर शिफ्ट कर देता है? कंज्यूमर से। उससे कहता है आप दीजिए हमको, तो शिफ्टेड बाय रिटेलर ऑन दी कंज्यूमर। डायरेक्ट टैक्स तो जब लगता है ना, इनकम टैक्स, तो ये देख के लगता है कि किसकी कितनी इनकम है। जैसे अभी आप लोग कह रहे थे कि आप लोग इनकम टैक्स जमा नहीं करते, लास्ट टाइम पे आपने हमको बताया था, क्योंकि अभी आपकी इनकम नहीं है। तो जो पैसा ज्यादा कमा रहा है वो जमा कर रहा है, जो नहीं कमा रहा है नहीं जमा कर रहा है, जो और ज्यादा कमा रहा है वो और ज्यादा इनकम टैक्स जमा कर रहा है। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स क्या इस बात को देखता है कि हम अमीर से इस कमोडिटी पे ज्यादा टैक्स ले लें, गरीब से कम ले लें या ना लें? सेम कमोडिटी, मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना, सेम पार्ले जी, आप खरीदे हम खरीदे, रिक्शे वाला खरीदे, अंबानी साहब खरीदे, कोई भी खरीदे, सबके लिए टैक्स का बर्डन सेम है। यानी अगला पॉइंट है एबिलिटी टू पे करने की क्षमता। डायरेक्ट टैक्स में तो देखी जाती है, डायरेक्ट टैक्स में क्या लिखा है? एबिलिटी टू पे इज कंसीडर्ड। क्यों? एज इट इज बेस्ड ऑन इनकम, कि अगर भाई साहब इससे ऊपर इनकम है तो इनकम टैक्स दे दीजिएगा, नहीं हो तो ना दीजिएगा, और ज्यादा इनकम है तो टैक्स का पोर्शन और ज्यादा हो जाता है। यहां पे आए, नॉर्मली आम तौर पे एबिलिटी टू पे कंसीडर नहीं होता। हाँ, यहां पे ये जरूर कर लेती है गवर्नमेंट कि उसको जो लगता है कि यार ये ऐसी चीजें हैं जिसपे जीएसटी नहीं लगाना चाहिए तो नहीं लगाती। जैसे अनब्रांडेड आटा हो गया, खुला आटा। अब आटा तो यार जरूरत की चीजें है कि नहीं, मानते हो कि नहीं? तो वो अनब्रांडेड आटा पे नहीं लगाती। लेकिन जब नहीं लगाती तो सिर्फ गरीब के लिए नहीं लगा कि सबके लिए नहीं लगा? सबके लिए नहीं लगा, ठीक है। और टैक्स इवेजन, टैक्स इवेजन समझते हो क्या? इवेजन मींस टैक्स की चोरी। इवेजन मींस टैक्स की चोरी। कैसे होती है टैक्स की चोरी? कैसे करते हैं लोग? जैसे इनकम टैक्स में इनकम कम दिखा के, कमाया 1 करोड़, बता रहे हैं 10 लाख, इनकम को कम करके, सुप्रेस करके, या फिर एक्सपेंसेस को इन्फ्लेट करके। जैसे छोटे में आप प्रॉफिट एंड लॉस बनाते थे ना, वैसे एक बिजनेसमैन ने जो सेल करी माइनस जो उसके एक्सपेंसेस हैं, वही तो प्रॉफिट है, उस पर टैक्स देता है। तो या तो सेल टर्नओवर कम दिखा देने की कोशिश करता है, या फिर एक्सपेंसेस को ज्यादा दिखाने की कोशिश करता है। तो ये सही है कि गलत है?
सही है कह रहे हैं, कितने लोग कह सही है? नहीं, सही क्यों है? नहीं, क्लाइंट को आपको सर्विस प्रोवाइड करनी है, लेकिन आपको लीगल दायरे में रहते हुए, चोरी थोड़ी ना करनी है। आप सीएस बनने के बाद अगर टैक्स में कंसल्टेंसी करेंगे तो चोरी नहीं करनी। तो देखिए आपके इंस्टीट्यूट का मोटो भी दिखा रहा है, देखो यार कह रहे बिल्कुल सही है, हमें तो क्लाइंट को सर्विसेज प्रोवाइड करनी नहीं। देखो हमें लीगल तरीके से रहते हुए उसके टैक्स को सेव करना है, इलीगल तरीके से नहीं सेव करना है, गलत नहीं दिखा रहा है। तो टैक्स इवेजन तो होता है, टैक्स की चोरी, चोरी किसी भी तरीके की अच्छी बात नहीं होती। एक बात और समझ लीजिए, अब ये टॉपिक छिड़ाई है तो जरा समझ लीजिए, पूरी टैक्स के दौरान जब भी मैं आपको पढ़ाऊंगा डायरेक्ट टैक्स या इनडायरेक्ट टैक्स, पूरी टैक्स के दौरान हम और आप एक बात मान के चलेंगे, हम और आप एक बात एज्यूम करके चलेंगे, पता है क्या? हम लोग ये मान के चलेंगे कि हर इंसान ईमानदार है। टैक्स को पढ़ने का मूल मंत्र ही यही है। जिस समय पढ़ा जाता है उस समय मूल मंत्र, अगर ये जो मैंने आपको दिया है अगर इसको आपने दिमाग में रख लिया तो टैक्स जल्दी समझ में आएगी। मूल मंत्र ये है कि हर इंसान ईमानदार है। हर इंसान मतलब टैक्स पेयर जो है वो भी ईमानदार है। टैक्स पेयर समझ गए? कौन? जो टैक्स देता है, उसको हम लोग एसएससी भी कहते हैं। जो टैक्स दे रहा है वो भी ईमानदार है और डिपार्टमेंट भी ईमानदार, हर इंसान ईमानदार है। टैक्स पढ़ते समय हमें ये दिमाग में जरूर रखना है जी। पढ़ते टाइम नहीं, पढ़ते टाइम हमें ईमानदारी को दिमाग में रखना है कि हर इंसान ईमानदारी, देखिए ईमानदारी हमारा पहला कर्तव्य है, ठीक है? तो ये हम लोग दिमाग में रखेंगे। अभी इवेजन पे आते हैं। तो डायरेक्ट टैक्स में तो इवेजन, टैक्स इवेजन पॉसिबल है, यस और नो? पॉसिबल है। रीजन बीइंग आप इनकम कमा रहे हैं, आपने उसको धीमे छुपा ली, जल्दी किसी को पता नहीं चला। हालांकि अब जो गवर्नमेंट, देखिए मेरा काम है मैं आपको प्रैक्टिकल ज्ञान भी देता जाऊं। अब जो गवर्नमेंट इतनी सारी चीजें ला रही है, हर जगह आपको देख रहा है, आधार से सब कुछ लिंक कर रहे हैं, आधार पैन लिंक कर दे रहे हैं, सब कुछ डिटेल लिंक कर दे रहे हैं। जब सब कुछ लिंकिंग हो जा रही है तो इवेजन इतना आसान नहीं बचा है। अब गवर्नमेंट भी समझदार है, इवेजन लोग करते हैं, बट अब वो तरीका इवेजन के नहीं बचे। अब रीजन बीइंग सब कुछ डेटा गवर्नमेंट के पास है। आपने कितनी सांसें ली बस ये छोड़ दे, कुछ दिन बाद ये भी हो सकता है आपके अंदर कोई चिप फिट कर देंगे, कितनी सांसें ली ये भी पता उसको चल जाए, कितनी बार आपने पानी पिया, कितना खाना खाया, है ना? सब कुछ उसको पता है। आप नई गाड़ी खरीदते हैं, आपको पता है ये भी गवर्नमेंट को पता है। इवन आजकल तो सोशल मीडिया पे सब लोग अपलोड करते हैं, है ना? जैसे ही फॉरेन ट्रिप पे जाते हैं सबसे पहले तो एरोप्लेन में, एयरपोर्ट पे चेक इन करते हैं एट ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट, फिर फ्लाइट के अंदर बैठेंगे, ये वाली फ्लाइट, फिर वहां घूमे। हर चीज इंसान, नहीं तो डाइजेस्ट नहीं होगा ना, हर चीज इंसान तुरंत सोशल मीडिया पे अपलोड करता है कि नहीं करता है? आपको पता है आपका सोशल मीडिया आपके जान पहचान वाले लोग तो देख ही रहे हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी देख रहा है, ये सच है। नई कार खरीदता है, आज हमने BMW खरीद ली, ऑडी खरीद ली, तुरंत क्या करता है? सेल्फी लेता है, अपलोड करता है, लोग कांग्रेचुलेशन भेजते हैं, दिल बड़ा खुश होता है सबको बता के। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी पीछे पीछे देख रहा होता है तुम क्या कर रहे हो, और तुम्हारी फाइलें भी खंगाल रहा होता है कि रिटर्न तो कभी 2.5 लाख से ऊपर का दिखाया नहीं इसने इनकम तो कभी इतनी दिखाई नहीं, ठीक है? तो अब सब कुछ, एक तो देखो सोशल मीडिया है, दूसरा इसके अलावा गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है, आपने लेट्स से बैंक में अगर सेविंग बैंक का भी इंटरेस्ट आपको मिल रहा है तो वो भी गवर्नमेंट की साइट पे, इनकम टैक्स की साइट पे अपलोडेड है, उनके पास वो भी डिटेल है, सारी डिटेल। आप कुछ भी छुपा जल्दी नहीं सकते हैं। हर जगह तो देखिए आप कुछ खरीदते हैं तो आपसे पैन नंबर मांगता है, गाड़ी खरीदने जाइए अभी 10 लाख से ऊपर हो कहेगा सर पैन नंबर दे दीजिए, आप खुशी खुशी दे के चले आएंगे। वो पैन नंबर का हो क्या रहा है, वो बाद में अपलोड कर रहा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में कि इस बंदे ने इस तरीके की ये गाड़ी खरीदी है, डिटेल अपलोड हो रही है, ठीक है? गवर्नमेंट आपसे सोर्सेस पूछेगी। बिजली का बिल आप जमा कर रहे हैं आराम से, घर के सारे एसी ऑन है, 2-2.5 लाख रुपए 5 लाख रुपए आप साल का जमा कर रहे हैं, गवर्नमेंट के पास इसकी भी डिटेल है। गवर्नमेंट के लिए दूसरे तरीके से लोगों को पकड़ो, एक तरीका होता है इनकम से लोगों को पकड़ो, एक तरीका होता है लोगों को एक्सपेंस से पकड़ो। खर्चा कर रहे हो भाई साहब, वहां कहां से रहा है, कौन दे के गया था, समझ रहे हैं? तो अब इवेजन उतना आसान नहीं है। टेक्नोलॉजी के जमाने में गवर्नमेंट भी आगे बढ़ी, तब भी अगर हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों के डिफरेंस की बात करें तो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में अगर कंपैरिजन करें
तो इनडायरेक्ट टैक्स में इवेजन और मुश्किल होता है। डायरेक्ट टैक्स में फिर भी थोड़ा आसान है इनडायरेक्ट टैक्स के कंपैरिजन में, ठीक है ना। और इनडायरेक्ट टैक्स में जल्दी इवेजन नहीं हो सकता, तो नॉर्मली नॉट पॉसिबल, जल्दी पॉसिबल नहीं है। देखो इसका मैं कारण भी आपको थोड़ा समझा दूंगा, जब इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ाऊंगा तो मैं समझाऊंगा कि कैसे इवेजन पॉसिबल नहीं है, थोड़ा सा भी समझा देता हूं। देखिए है क्या, इनडायरेक्ट टैक्स में एक पूरी चेन बनी होती है। चेन मतलब मान लीजिए मैन्युफैक्चरर ने गुड्स प्रोड्यूस करे, मैन्युफैक्चरर ने बेचा होलसेलर को, होलसेलर ने आगे बेचा रिटेलर को, और चेन जोड़नी डिस्ट्रीब्यूटर जोड़ लो और एक दो रिटेलर, छोटा मानते हैं। मैन्युफैक्चरर ने बेचा होलसेलर को, उसने बेचा रिटेलर को, रिटेलर बेच रहा है कंज्यूमर को। अब जरा समझिए, मैन्युफैक्चरर जब बेचेगा होलसेलर को तो बिल काटेगा ना, सेल बिल। होलसेलर बेचेगा रिटेलर को, बिल काटेगा, रिटेलर बेचेगा कंज्यूमर को, बिल काटेगा। जल्दी चोरी हो नहीं पाएगी। अगर बीच में किसी ने चोरी करी भी तो पकड़ लिया जाएगा। फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को बेचा, बिल काटा, होलसेलर ने रिटेलर को बेचा, बिल नहीं दिया, रिटेलर ने कंज्यूमर को बेचा, बिल चाहिए, कंज्यूमर कह रहा मैं बिल दो, कंज्यूमर को बिल मिला। अब रिटेलर के यहां चेकिंग हुई कि सेल के तो बिल हैं, माल बेचा है, खरीदा कहां है, परचेज के बिल कहां है। आप समझ रहे, चेन है, तो बताएगा परचेज के बिल हमने इनसे खरीदा था, हमको मिले नहीं। पूरी चेन है। चोरी तभी हो सकती है जब पूरी चेन में सभी लोग बेईमान हो, शुरुआत से लेकर आखिरी तक सभी बेईमान हो। इसलिए जीएसटी में इतनी आसान नहीं है चोरी होना, ठीक है। तो इनडायरेक्ट टैक्स में मैंने लिख रखा है नॉर्मली इवेजन जल्दी पॉसिबल नहीं, तब भी लोग चोरी करते हैं, ये भी आपको क्लियर करता चल रहा हूं, ठीक है। चलें आगे, कोई डाउट किसी को, कुछ पूछना है? नहीं, चलो भैया, अगर आपको ये सब नहीं पूछना और डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स भी सीख लिया, तो अब मैं आपको क्या सिखाऊंगा, इंडिया के अंदर हमारा टैक्स स्ट्रक्चर कैसा है। मतलब वैसे तो आपको लास्ट टर्म पे मैंने समझाया भी था कि कोई भी लॉ बनाने की जो पावर होती है वो कहां से आती है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो आपको पावर देता है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में पावर नहीं लिखी तो आप कोई भी टैक्स लगा सकते हैं, कोई भी लॉ बना सकते हैं? नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा तो आप नहीं बना सकते। तो उसी के बारे में मैंने थोड़ा सा यहां पे जिक्र किया है कि एक तो आर्टिकल, कौन से आर्टिकल में टैक्स से रिलेटेड, दो आर्टिकल यहां पे मैंने लिए कि वो क्या कहते हैं टैक्स से रिलेटेड। दूसरी बात मैंने ये लिख रखी है कि जब हम इनकम टैक्स पढ़ेंगे तो इनकम टैक्स में कहां कहां से चीजें आती हैं, जैसे एक होता है इनकम टैक्स एक्ट, एक होता है रूल, एक होता है सर्कुलर, उसके बारे में थोड़ा समझाऊंगा कि क्या क्या दोनों में डिफरेंस है। तो एक तरीके से मैं पूरा बेस चाह रहा था कि इस चैप्टर में क्लियर करके चलूंगा, ताकि आगे जब मैं जाऊंगा और मैं मान लो सर्कुलर वर्ड बोलूंगा तो आपको परेशानी ना हो कि ये क्या होता है। इसलिए ये चैप्टर मैंने, देखते हैं क्या टैक्स स्ट्रक्चर इन इंडिया। सबसे पहले तो पहली लाइन बड़ी जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है इंडिया का, वो अथॉरिटी देता है गवर्नमेंट को टू लेवी टैक्स। यानी अगर कॉन्स्टिट्यूशन में टैक्स लगाने की अथॉरिटी नहीं है तो आप टैक्स नहीं लगा सकते। जैसे हमने आपको लास्ट टर्न पे बोला भी था कि मान लीजिए हम लोग बाहर रोड पे खड़े हो जाएं कि यहां से जो भी गुजरेगा 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए लेने लग जाए टैक्स के नाम का, तो ले सकते हैं, लीगल तौर पे नहीं ले सकते। क्यों? कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी इजाजत हमको नहीं बनी। कॉन्स्टिट्यूशन में या तो ऐसी इजाजत होनी चाहिए और उसके बाद फिर लॉ बने, कानून बनाना पड़ेगा, एक्ट बनाना पड़ेगा, लॉ बनाएंगे, दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट से पास कराएंगे, प्रेसिडेंट की असेंट लेंगे, तब तो आगे बढ़ेगा ना। तो सबसे पहली लाइन, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वही अथॉरिटी देता है गवर्नमेंट को टैक्स लगाने की, जिसका अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 265 पढ़े, ये नंबर अगर आप याद कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। आर्टिकल 265 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? वो कहता है, पहले हिंदी समझाता हूं, ये कहता है कि कोई भी टैक्स बिना लॉ की परमिशन के, बिना लॉ की अथॉरिटी के नहीं लगाया जा सकता। यानी अगर लॉ में अथॉरिटी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में अथॉरिटी नहीं है, एक्ट नहीं है, तो आप कोई भी टैक्स लगा नहीं सकते। पढ़िएगा, नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। अगर लॉ में अथॉरिटी नहीं, जैसे जीएसटी, जब जीएसटी आया तो कॉन्स्टिट्यूशन में वो अथॉरिटी नहीं थी जीएसटी लगाने की। क्यों? क्योंकि जीएसटी जो लग रहा था, गुड्स पे भी लग रहा था, सर्विसेज पे भी लग रहा था, और दोनों गवर्नमेंट साइमल्टेनियसली लगा रही थी। दो कौन सी गवर्नमेंट? सेंट्रल गवर्नमेंट भी और स्टेट गवर्नमेंट भी, और ये अथॉरिटी थी नहीं वहां पे। तो पहले कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करना पड़ा। जीएसटी लगा, कैसे लगा? लगाने से पहले कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन में पावर दी गई। जब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हुआ फिर जीएसटी एक्ट बने। सब जीएसटी में समझाऊंगा आपको, ठीक है। तो पहला तो आर्टिकल 265 कहता है
कॉन्स्टिट्यूशन का कि कोई भी टैक्स नहीं लगाया जा सकता जब तक लॉ की अथॉरिटी नहीं है। तो अगर कुछ लगाना है गवर्नमेंट को तो पहले कॉन्स्टिट्यूशन चेक करना पड़ता है कि ये लग भी सकता है कि नहीं, और कॉन्स्टिट्यूशन में परमिशन है तो लग सकता है, नहीं परमिशन है तो या तो आप कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करिए, उसका पूरा प्रोसीजर अपनाइए, नहीं तो आप फिर नहीं लगा सकते। क्लियर? आर्टिकल 246 क्या कहता है? देखिए, आप जब छोटे रहे होंगे, स्कूल गए होंगे, तो हो सकता है आपने पढ़ाई करी हो, पढ़ाई के लिए जाते थे, है ना? स्कूल वाले कहते थे कि देखिए बुक भी यहीं से लेनी है ना, ड्रेस भी यहीं से लेनी है, सॉक्स भी यहीं से लेने हैं, कॉपी किताब भी, सब कुछ हम आपको देंगे, बाहर से आप कुछ नहीं खरीद सकते, हमसे खरीदिए 4 गुने रेट पे, पढ़ाई बाहर से अरेंज कर लेना, ट्यूशन लगा लेना। यही आज का मोटो है स्कूल का। तो खैर, स्कूल में अगर आपने कभी ध्यान दिया हो छोटी क्लास में, तो शायद आपने पढ़ा हो कि 3 तरीके की लिस्ट होती हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। हमारा जो सिस्टम है उसमें जो टैक्स लगाने की पावर है वो 3 तरीके की लिस्ट में डिवाइडेड है। एक यूनियन लिस्ट होती है, ये सब कभी नहीं सुना स्कूल में, कभी, जैसे मैं देख रहा हूं, मैं बताऊं अपना एक्सपीरियंस, मैं आपके साथ बताऊं, बहुत साल हो गए पढ़ाते हुए, जैसे जैसे नया नया बैच आता है तो मैं ना खंगालता हूं स्कूल वाले अपना करिकुलम और नीचे करते चले जा रहे हैं। मतलब ये सब तो स्कूल में हम लोग ने पढ़ा था, हम लोग को आज तक याद है। यूनियन लिस्ट होती है, एक स्टेट लिस्ट होती है, एक कॉन्करेंट लिस्ट होती है, ठीक है? सिविक्स वगैरह में ये होता है। सिविक्स था कि वही हटा दिया गया था ना? 10th में था। कहाँ इतनी पुरानी बात आपने याद होगी है कि नहीं? वो तो रात गई बात गई। खैर, देखिए सुनिए, चले मैं समझा देता हूं आपको। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है, हमारा संविधान जो है, वो टैक्स लगाने की पावर डिस्ट्रीब्यूट करता है। कुछ पावर्स देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, जो यूनियन लिस्ट में मैटर्स प्रिस्क्राइब्ड है उसमें टैक्स लगा सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट, उस पर टैक्स का लॉ बनाने की पावर किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट। जो स्टेट लिस्ट में मैटर प्रिस्क्राइब है उस पर टैक्स लगाने की पावर है स्टेट गवर्नमेंट। और एक होती है कॉन्करेंट लिस्ट, उस पे जो मैटर है उस पे दोनों की मिली भगत से लगता है, दोनों की सहमति से लगता है, यूनियन एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट। इतनी बात समझ में आई? जैसे फॉर एग्जाम्पल हम इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है इनकम टैक्स एक्ट, अभी गैस करिए, ऐसे ही वाइल्ड गैस, इनकम टैक्स जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है लगाने की कि ये स्टेट गवर्नमेंट के पास है? सेंट्रल और स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। मतलब जैसे हम लोग इनकम टैक्स एक्ट पढ़ेंगे, तो हम लोग जैसे कानपुर में आप बैठे हैं, उत्तर प्रदेश में बैठे हैं, तो आप जो इनकम टैक्स एक्ट पढ़ेंगे और एक कोई दिल्ली का बच्चा, महाराष्ट्र का बच्चा, गोवा का बच्चा, हरियाणा का बच्चा, कहीं और का बच्चा पढ़ा होगा इंडिया के अंदर, तो दोनों अलग अलग पढ़ रहा होगा। आप कानपुर के पढ़ेंगे, वो वहां का पढ़ेगा, सेम पेपर तो नेशनल लेवल है, तो अलग अलग पढ़ने का तो कोई मतलब ही नहीं। सेंट्रल एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट 1961, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है इनकम टैक्स लगाने की। ऐसे ही जो मुद्दे स्टेट लिस्ट में प्रिस्क्राइब्ड है उनके पास पावर है स्टेट गवर्नमेंट के पास एक्सक्लूसिवली। जैसे शायद आपने सुना हो एग्रीकल्चरल इनकम जो होती है उस पे टैक्स नहीं लगता, सुना है आपने? कभी सुना है ना? एग्रीकल्चरल इनकम समझते हैं ना, खेती बाड़ी की, किसानों के ऊपर टैक्स नहीं लगता, इनकम टैक्स नहीं लगता। आपको पता है क्यों नहीं लगता? पता भी होगा आपको, आप शायद बता भी लो, गेस करो क्यों नहीं लगता इनकम टैक्स? क्योंकि वो बेसिक नीड है। वेरी गुड। और पॉइंट, बहुत सारे पॉइंट्स आ सकते हैं। आप पीछे से कुछ बोल रहे थे, बोलिए बोलिए, कोई टेंशन की बात नहीं है। हाँ, अरे एग्रीकल्चरल इनकम पे टैक्स नहीं लगा रही गवर्नमेंट, क्यों नहीं लगा रही? थोड़ा तेज बोलेंगे तो आवाज, हम थोड़ा ऊंचा सुनते हैं। हाँ, क्योंकि जाहिर सी बात है किसान वैसे ही गरीब है, मरा जा रहा है यार, उसकी इतनी इनकम नहीं है। ठीक है, आप एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए, ठीक है जी, और सही है, सही बता रहे हैं। और भी किसी के दिमाग में कुछ आ रहा हो, कोई पॉइंट कुछ डालना चाहें, कोई भी तरीके की रोशनी, कोई प्रकाश डालना चाहें तो आप बताएं, क्यों नहीं लगा रही गवर्नमेंट? भाई जाहिर सी बात है किसान गरीब है। अच्छा, और उस पर इनकम टैक्स लगा दिया तो अनाज महंगा हो जाएगा, यस और नो, है ना? और मैं ला रहा हूं पॉइंट्स, आपको लाने चाहिए यार, इसमें कोई इनकम टैक्स थोड़ी ना लिखा है, तो आम, आप बड़े हैं सबके लिए अफोर्डेबल रहे यार, ऐसा ना हो जाए कि उस पर बड़ा महंगा हो जाए अनाज की लोग खाना ही छोड़ दें, लोग फूल पत्ती खाने लग जाएं बाहर बैठ के, ऐसा नहीं होना चाहिए। और चलिए, और किसी का कुछ नहीं? अब जरा समझते हैं, ये जितने भी कारण आपने बताए ये सब सही कारण नहीं है। एक लेमैन ये सब बोले चलता है, बट अब आप लेमैन नहीं है,
अब आप आम आदमी नहीं है, अब आप जानकार हैं। तो मैं आपको सच बताता हूं, सच क्या है। किसानों पे टैक्स नहीं लगता, इसका सच है हमारी देश की राजनीति, पॉलिटिक्स। सर मतलब जरा समझिए, जैसा आपने कहा कि किसान गरीब है, आपने कहा कि अनाज महंगा हो जाएगा। पहली बात तो समझते हैं, इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स होता है। अभी आपने पढ़ा उसका इंसिडेंस और उसका इंपैक्ट किसी और पे शिफ्ट नहीं होता। तो इनकम टैक्स लगाने से अनाज महंगा नहीं होगा, जीएसटी लगाएंगे तो अनाज महंगा होगा। कई बात। दूसरा आपने कहा किसान गरीब है, वैसे ही मारा जा रहा है, वो बेसिक नेसेसिटी हमारी। हम कब कहते हैं कि आप सारे किसानों पे लगा दो? आप ये तो कर सकते हो कि आप एक पर्टिकुलर इनकम की रेंज दे दो कि अगर किसान इससे ज्यादा इनकम कमाए तो इनकम टैक्स देना है। जैसे आम इंसान के लिए 2.5 लाख है, आपको किसान पे ज्यादा दिया है। देखिए हर तरीके का किसान है, गरीब किसान भी है, अमीर किसान, ऐसे ऐसे अमीर किसान है जो BMW ऑडी से चलते हैं, है ना, रिवॉल्वर लेके चलते हैं। ऐसे ऐसे किसान भी हैं, जमींदार। तो हम कब कहते हैं आप सब पे लगाओ? आप लिमिट रख दो कि भैया तुम्हारी 5 लाख से ऊपर साल की इनकम होगी तो लगाएंगे। 5 लाख कम लग रहा है, 10 लाख की लिमिट रख दो। अरे आप 50 लाख की लिमिट रख दो, आप 1 करोड़ की लिमिट रख दो। 1 करोड़ से कम है तो हम आपसे इनकम टैक्स नहीं लेंगे। अगर 1 करोड़ ज्यादा आपकी इनकम है तो हम इनकम टैक्स लेंगे। अब तो गरीबी वाला फैक्टर हट गया, लेकिन लगाते तो नहीं है, लगा तो नहीं रहे साहब। इसका कारण क्या है? अच्छा, कई बार क्या होता है, जैसे बजट आता है, मैं आपको ना बड़ा प्रैक्टिकल वे में लेके चलता हूं। रीजन बीइंग है क्या ना, थियोरिटिकल तो जो लिखा है वो सब पढ़ लेते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल अगर मैं आपको ज्ञान नहीं दे पाया तो बेकार है हमारा और आपका पढ़ना। कई बार क्या होता है, जब बजट आता है ना, आप तो शायद नहीं देखते होंगे, हम लोग तो बजट देखते हैं, हमारा प्रोफेशन ही वही है। तो जब बजट आता है, कई बार ऐसा होता था कि जब फाइनेंस मिनिस्टर बजट पढ़ के बाहर निकल रहे होते हैं या अंदर जा रहे होते हैं, अपना ब्रीफकेस लेके जा रहे होते हैं या जा रही होती जो भी, तो कई बार मीडिया वाले उनसे क्वेश्चन करते हैं कि सर व्हाई डोंट यू टैक्स एग्रीकल्चरल इनकम? आप एग्रीकल्चरल इनकम पे टैक्स क्यों नहीं लगाते? तो उनका एक नॉर्मल जवाब होता है, बिकॉज वी डोंट हैव अ पावर टू डू सो। हमारे पास उस पर टैक्स लगाने की पावर ही नहीं है। एग्रीकल्चरल इनकम पे इनकम टैक्स लगाने की पावर दी गई है स्टेट गवर्नमेंट को। यूनियन लिस्ट में लिखा ही नहीं है। यूनियन लिस्ट में लिखा है टैक्सेस ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चरल इनकम। स्टेट लिस्ट में लिखा है कि भैया एग्रीकल्चरल इनकम पे टैक्स लगाने की पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास है। किसके पास पावर है? तो अब सवाल आता है स्टेट गवर्नमेंट क्यों नहीं लगाती? जब पावर है, स्टेट गवर्नमेंट चाह के भी नहीं लगाती, क्योंकि अगर किसी स्टेट गवर्नमेंट ने लगा दिया तो बाकी स्टेट गवर्नमेंट जो अपोजिशन पार्टी है वो ऐसे ही भड़काएंगे लोगों को जैसे आप भड़के थे। तो आप तो फिर भी पढ़े लिखे हैं, हमारे यहाँ की जो जनसंख्या वो आप जानते हैं कितने, कौन पढ़ा लिखा है। ऐसे ही भड़काएंगे कि देखो देखो क्या हो रहा है, किसानों पे टैक्स लगा दिया, देखो देखो क्या होगा, अनाज महंगा हो जाएगा। अब उनको कौन समझ, आप तो फिर भी मेरी बात सुन रहे हैं, मेरे को पैसे दिए आपने मेरी बात सुनने के। कोई किसी की बात सुनेगा? किस कौन समझाएगा बैठ के कि ऐसा नहीं होता? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट। कौन सुनेगा? लोग भड़काएंगे, लोग कहेंगे अरे ये गवर्नमेंट तो बहुत बेकार है, चक्का जाम, जगह जगह हड़ताल, जगह जगह प्रदर्शन होंगे। कोई स्टेट गवर्नमेंट इतना दम नहीं रखती। या तो सारी स्टेट गवर्नमेंट यूनिफॉर्मली कुछ एक तरीके से काम करें कि हाँ भैया सब जगह हो रहा है, और देश की राजनीति इतनी अच्छी तो है नहीं, है ना। आपको बात समझ में आई? तो इसलिए एग्रीकल्चरल इनकम पे टैक्स नहीं लगता। अब जितनी बात मैंने समझाई है, ये कभी करना तो किसी पढ़े लिखे से ही करना। ऐसा नहीं कि आप रिक्शे में बैठे उससे पूछ रहे तुमको पता है एग्रीकल्चरल इनकम पे टैक्स क्यों नहीं लगता? अब वो कह रहा है देश गरीब है। धत तेरे की। देयर आर 3 लिस्ट एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया: यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। स्टेट लिस्ट गिव्स द पावर टू द स्टेट गवर्नमेंट टू लेवी टैक्स एंड एग्रीकल्चरल इनकम स्टेट लिस्ट का मैटर है। वो आपको वहीं उतार दे, कहे उतर जाओ, यहीं उतरो, सुबह दिन ना खराब करो बात। तो समझे? जब भी आप देखिए, ये मैंने अपने जीवन से सीखा, तो मैं आपको सिखाता रहता हूँ। बहुत सारी जगह पे हम लोग जाते हैं, बहुत सारी पार्टीज में, कई बार कुछ दूर दराज के रिलेटिव मिल जाते हैं, जान पहचान वाले, तो वो अलग तरीके से अपना ज्ञान दे रहे होते हैं। अब हर जगह आपको अपने ज्ञान का प्रदर्शन नहीं करना। आपको बात समझ में आई? हाँ जी, आप ठीक कह रहे। इसमें एक मीम भी था कि तुम क्या कहते हैं इतने खुश कैसे रहते हो? तो कहता है हम बेवकूफों से बहस नहीं लड़ाते। कहता हमें तो लग रहा है कि तुम गलत कह रहे हो। कहता हाँ आप सही कह रहे हैं, हम गलत कह रहे हैं। ठीक है, यही है सिस्टम, यही है। तो चलिए अब आइए पढ़ते हैं जरा।
आर्टिकल 246 ये लिस्ट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करता है। द पावर टू लेवी टैक्स हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड किसके किसके बीच में? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट लेजिस्लेचर, यानी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया वही सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट लेजिस्लेचर वही स्टेट गवर्नमेंट। तो मैंने यहां पे आपकी जानकारी के लिए दो लिस्ट के थोड़े थोड़े मैटर्स यहां पे लिखे हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर में एक यूनियन लिस्ट लिखी हुई है, एक स्टेट लिस्ट लिखी हुई है। यूनियन लिस्ट में टैक्स जो लगाती है वो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया यानी यूनियन गवर्नमेंट लगाती है। स्टेट लिस्ट में जो मुद्दे हैं उस पर टैक्स लगाने की पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास है। तो पहले यूनियन लिस्ट में अगर एक दो मुद्दे देखें तो टैक्सेस ऑन इनकम, इनकम टैक्स लगाने की, लेकिन ब्रैकेट में लिखा है अदर देन एग्रीकल्चरल इनकम। एग्रीकल्चरल इनकम पे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर नहीं। अगर इसके पास पावर होती तो अभी तक लग चुका होता, क्योंकि ये लगाती तो पूरे इंडिया में ऐसा होल लगाती। स्टेट गवर्नमेंट लगाएगी तो कहां की स्टेट गवर्नमेंट लगा रही है, कहां की नहीं लगा रही, लोग बहुत भड़क जाएंगे, ठीक है ना, लोग फिर फायदा उठाने लगेंगे। तो स्टेट गवर्नमेंट इधर आते हैं, टैक्सेस ऑन एग्रीकल्चरल इनकम। और क्या क्या है यूनियन लिस्ट में? कस्टम ड्यूटी है, कस्टम ड्यूटी जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे लगती है सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है। कॉर्पोरेशन टैक्स, कंपनी के ऊपर इनकम टैक्स। सर इतनी लिस्ट नहीं है तो बहुत बड़ी, मैंने दो चार पॉइंट आपकी जानकारी के लिए लिख दिए। स्टेट गवर्नमेंट की बात करते हैं, स्टेट लिस्ट में टैक्सेस ऑन एग्रीकल्चरल इनकम, एक्साइज ड्यूटी ऑन एल्कोहलिक लीकर। एल्कोहलिक लीकर क्या होता है? पीने की चीजें नहीं, मॉकटेल की बात कर रहे हैं हम लोग, दारू की बात कर रहे हैं, इन शॉर्ट मदिरा की बात कर रहे हैं। उस पे एक्साइज ड्यूटी लगाने की पावर किसके पास है? स्टेट गवर्नमेंट के पास है। और ऑक्ट्रॉय हो सकता है, एंट्री टैक्स हो सकता है। सर ऑक्ट्रॉय क्या होता है? ऑक्ट्रॉय और एंट्री टैक्स एक ही होता है। होता क्या है समझ लीजिए, कुछ स्टेट गवर्नमेंट क्या करती हैं, वो कहती हैं कि जब हमारे स्टेट में गुड्स एंटर होंगे किसी दूसरे स्टेट से, अगर हमारे स्टेट में एंटर होंगे तो हमें एक टैक्स और चाहिए जिसका नाम होता है एंट्री टैक्स। हमारे टैक्स में सारी स्टेट गवर्नमेंट नहीं लगाती, कुछ जगह पे लगता है। तो एंट्री टैक्स क्या चीज हुई? जब एक स्टेट से गुड्स दूसरे स्टेट में एंटर होंगे, तो आपके गुड्स अगर यहां से ट्रक से आ रहे हैं हमारे स्टेट में एंटर होंगे तो हमें इतना ऑक्ट्रॉइड चाहिए, इतना एंट्री टैक्स चाहिए। तो ये एक मैंने आपको सिर्फ बेसिक आइडिया देने के लिए लिया। बताइए आपका कोई सवाल तो मेरे तक लाए। कॉन्करेंट लिस्ट में जैसे मिली भगत के मुद्दे हो गए कोई भी। अब जैसे जीएसटी की अगर बात करते हैं तो जीएसटी कौन लगा रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट भी लगा रही है और स्टेट गवर्नमेंट भी लगा रही, दोनों साइमल्टेनियसली लगा रहे हैं। क्लियर हो गया? ओके जी ओके। अब मैं बात करता हूं इसी पे, हमारा जो अगला टॉपिक है सोर्सेज ऑफ इनकम टैक्स लॉ। मतलब हम लोग जो भी इनकम टैक्स पढ़ेंगे, इनकम टैक्स समझ रहे हैं ना? अच्छा आप जैसे एग्जीक्यूटिव में इनकम टैक्स पढ़ लेंगे, इनकम टैक्स के जानकार हो जाएंगे, है कि नहीं? सब हो जाएगा, इनकम टैक्स पूरा आपको ज्ञान हो जाएगा? आंसर इज नो। क्योंकि मैं आपको सच बताता चलता हूं, मेरा काम है सच से आपको वाकिफ कराना। इनकम टैक्स अपने आप में एज अ होल हम बताएं तो अपने आप में एक समुद्र है जिसकी कुछ छींटे आपके करिकुलम में है। छींटे काफी हैं, एग्जाम में जितना है तो सब पढ़ेंगे। हम आपको क्लियर इसलिए करते चलते हैं कि हम लोग को इतने साल हो गए प्रैक्टिस होते हुए, प्रैक्टिस करते हुए। बट अगर कोई कह रहा है कि मेरे को पूरा इनकम टैक्स आता है, ऐसा नहीं है। मतलब दूसरे लोगों को आता होगा, हम अपनी बात बताते हैं, ठीक है ना? तो इनकम टैक्स अपने आप में एक बेटा समुद्र है जिसमें जितने आप गोते लगाओगे उतना मजा आएगा, उतनी अलग अलग चीजें सीखने को मिलती हैं, ठीक है? लॉ की खूबसूरती यही है कि लॉ जो है, इनकम टैक्स भी तो एक लॉ ही है, लॉ जो है ना वो नजरों से पढ़ा जाता है। और मेरी बातें आप तक पता नहीं पहुंचेंगी कि नहीं, आप कहेंगे नजरों से सब कुछ पढ़ा जाता है, नहीं। नजरों से पढ़ने का मतलब ये है बहुत ध्यान लगा के पढ़ा जाता है, क्योंकि एक लाइन को जब आप पहली बार पढ़ते हैं तो आपको जो उससे मीनिंग निकल के आती है, उसी लाइन को जब आप दूसरी बार पढ़ेंगे तो हो सकता है आपकी मीनिंग चेंज हो जाए। इंटरप्रिटेशन लॉ की बड़ी जरूरी है। तो हमारे में इनकम टैक्स में अच्छा खासा करिकुलम है, कोर्स छोटा नहीं, बूंदे से ये ना समझना कि एक दो चैप्टर है, कोर्स पूरा डिटेल में है, तो वो सब हम लोग पढ़ेंगे। तो इनकम टैक्स का लॉ कहां से निकल के आया? अब ये पूरा इनकम टैक्स जो है कैसे बना? एक तो है इनकम टैक्स एक्ट 1961, वहां से पूरा एक्ट है। एक है इनकम टैक्स के रूल्स 1962। क्या है? इनकम टैक्स रूल्स 1962। देखिए अब क्या है, अब लॉ बनाने का जो तरीका है ना गवर्नमेंट का, वो थोड़ा अलग है। क्या तरीका मैं आपको समझाऊं? जैसे मान लीजिए जब एक्ट बनता है तो एक्ट में सारी चीजें, मोटी मोटी चीजें लिख दी जाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लिख दिया गया कि आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ेगा एज पर दी ड्यू डेट जो स्पेसिफाइड है, ठीक है ना? अब वो ड्यू डेट क्या होगी, आमतौर पे उसको रूल्स में लिख देते हैं। नहीं फाइल करने पे एक्ट में लिख दिया पेनल्टी होगी एज पर जो प्रिस्क्राइब्ड है।
वो पेनल्टी रूल्स में लिख देते हैं। उसका कारण ये है कि अगर मान लो कभी चेंज करनी है गवर्नमेंट को, कम ज्यादा करनी है पेनल्टी या कोई डेट चेंज करनी है, तो पूरा एक्ट चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो अब तरीका जो है लॉ बनाने का थोड़ा स्मार्ट तरीका है। तो एक तो एक्ट हो गया इनकम टैक्स एक्ट 1961, इनकम टैक्स रूल्स 1962, ठीक है, उसमें और भी चीजें लिखी होती है। इसके अलावा हर साल आपने कहा कि बजट आता है, हर साल बजट आता है। जब बजट आता है तो उसमें भी टैक्स की वेरियस अमेंडमेंट्स आती है। जैसा भी फाइनेंस मिनिस्टर को लगता है कि ये जरूरी है, मे बी टैक्स का रेट कम करना, ज्यादा करना, किसी पर्टिकुलर चीज पे टैक्स को एग्जेम्प्ट कर देना है, जो भी उनका तरीका है। तो डायरेक्ट टैक्स हो एज वेल एज इनडायरेक्ट टैक्स हो, जब बजट आता है तो उसमें भी चेंजेस होते हैं। और मैंने आपको बताया भी था बजट कब आता है, हर साल आता है एनुअली, और वो भी फेब वगैरह में आता है। जब 5 साल में एक बार बात होती है इलेक्शन का साल, तो मई जून में आता है, नई गवर्नमेंट बनने के बाद आता है, नहीं तो फेब में आता है। अच्छा, जब बजट आता है ना, इस पर थोड़ी रोशनी डालते हैं। जब बजट आता है, जिस समय बजट आता है तब वो होता है फाइनेंस बिल। मैं आपको बड़ी बारीकियां समझाता जा रहा हूं, क्या होता है वो फाइनेंस बिल। जब भी आपने कभी सुना है फाइनेंस मिनिस्टर को बजट पढ़ते हुए? नहीं सुना होगा शायद, अब सुनिएगा, या पुराने आपको मिल जाएंगे budget.nic के आप साइट पे चले जाइएगा, आपको मिल जाएंगे बजट, तो उसको सुनिएगा। तो नॉर्मली जब वो बजट पढ़ते हैं ना, तो वो कहते हैं कि मैडम, जैसे स्पीकर मैडम है, मैडम आई प्रपोज, या सर आई प्रपोज दिस। तो जब वो आता है तब वो एक प्रपोजल होता है, तुरंत एक्ट नहीं होता। वो क्या होता है, वो प्रपोजल, तो उसको हम लोग बोलते हैं वो फाइनेंस बिल है। उसके बाद बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट से अप्रूवल ली जाती है, मे बी एज इट इज, मे बी विद सर्टेन मॉडिफिकेशंस। और उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से एसेंट ली जाती है, यानी अप्रूवल ली जाती है, यानी बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट से पास कराया जाता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से एसेंट ली जाती है। जब इतना हो जाता है तो वो बन जाता है फाइनेंस एक्ट। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फाइनेंस बिल एंड फाइनेंस एक्ट। फाइनेंस बिल क्या हुआ, जब वो प्रेजेंट हुआ तब वो बिल है। फिर उसके बाद जब दोनों हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट से पास हो जाएगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की एसेंट मिल जाएगी, तब वो क्या बन जाएगा, फाइनेंस एक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो मैंने ये कवर किया। एक चीज और, सर्कुलर भी कवर करी, पहले पढ़ते हैं, चलिए इतना पहले पढ़ते हैं। तो सोर्सेज ऑफ इनकम टैक्स लॉ, यानी इनकम टैक्स में कहां कहां से चीजें आई हुई हैं। एक तो इनकम टैक्स एक्ट 1961, ये तो बना है, ये भी हमको बताता है। ओके, दूसरा फाइनेंस एक्ट, या जिसको आप बोल रहे हैं कि हर साल बजट आता है। अब इसमें मैंने बड़ा डिटेल में लिखा है, द फाइनेंस मिनिस्टर एनुअली प्रेजेंट करते हैं, हर साल प्रेजेंट करते हैं एक फाइनेंस बिल बिफोर द पार्लियामेंट, जिसमें कंटेन होती है बहुत सारी अमेंडमेंट्स टू बी मेड इन द एरियाज ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस एज वेल एज इनडायरेक्ट टैक्स। व्हेन द फाइनेंस बिल, अभी देखो एक्ट नहीं बोल रहे, अभी बिल बोल रहे हैं। व्हेन द फाइनेंस बिल इज अप्रूव्ड बाय बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट एंड इट गेट्स कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट, तो क्या बन जाता है फिर वो, इट बिकम्स फाइनेंस एक्ट। मान लो सपोज करो एक्ट में कुछ लिखा है और इनकम टैक्स एक्ट में, और फाइनेंस एक्ट जो आया उसमें कुछ और लिखा है, तो दोनों में से किसकी चलेगी? मान लो सपोज करते हैं, लेट्स से ऐसे मानते हैं, जैसे इनकम टैक्स एक्ट में लिखा है, मान लीजिए कि 2.5 लाख रुपए तक हम टैक्स नहीं लेंगे, और मान लीजिए इस बार बजट आया, गवर्नमेंट ने कहा नहीं यार 2.5 लाख बहुत कम हो गया, अब इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गया, हम 6 लाख रुपए तक टैक्स नहीं लेंगे, ऐसे मान रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं। तो उन्होंने बजट में 6 लाख लिया। अब हम किसकी माने, 6 लाख माने कि एक्ट की माने, इनकम टैक्स एक्ट की माने कि फाइन बजट की माने? एक्ट जब मैं केवल एक्ट बोलूं तो आप समझिएगा मैं इनकम टैक्स एक्ट की बात कर रहा हूं, तो एक्ट की माने कि बजट की माने? बजट की। भाई उसके अंदर यानी इतनी पावर है कि आप वो इनकम टैक्स एक्ट को मॉडिफाई कर सकता है। हाँ जी, पावर है, इनकम टैक्स एक्ट को मॉडिफाई करने के लिए तो आता है, अमेंडमेंट्स का मतलब यही हुआ, ठीक है ना। तो फाइनेंस एक्ट कैसे बनता है, जब फाइनेंस बिल पहले होता है, फिर दोनों हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट से पास होता है, अप्रूव्ड होता है, प्रेसिडेंट की कंसेंट मिलती है, फाइनेंस एक्ट बन जाता है। और जो प्रोविजन होते हैं फाइनेंस एक्ट के, वो इनकॉर्पोरेट कर दिए जाते हैं किसमें, इनकम टैक्स एक्ट में। यानी इनकम टैक्स एक्ट को उतना चेंज करके फाइनेंस एक्ट के प्रोविजंस उसमें डाल दिए जाते हैं कि अब ये बदलाव आ गया है। इतनी बात समझ में आ गई। इसके अलावा इनकम टैक्स रूल्स होते हैं, जिसमें अलग अलग चीजें लिखी होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स रिटर्न की ये बात करिए, तो इनकम टैक्स रिटर्न कौन से फॉर्म में जाएगा, अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, किसके लिए कौन सा फॉर्म है, कहां मिलता है, आमतौर पे रूल्स वगैरह में मिल जाता है। और एक मैंने चौथी चीज जो लिखी हुई है, सर्कुलर्स एंड क्लैरिफिकेशंस बाय सीबीडीटी। ये क्या है, पहले मैं आपको समझाता हूं। देखिए, 2 तरीके के बोर्ड्स हैं, मेरी तरफ देखिएगा।
हम आपके स्कूल की बोर्ड नहीं बात नहीं कर रहे हैं, सीबीएसई आईएससी की बात नहीं कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे दो तरीके के बोर्ड्स हैं, एक है सीबीडीटी, एक है सीबीआईसी। सीबीडीटी डील करता है डायरेक्ट टैक्सेस से और सीबीआईसी इनडायरेक्ट टैक्सेस से। फुल फॉर्म है सीबीडीटी का सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, मैंने लिख रखा भी आएगा, परेशान ना हो। और सीबीआईसी है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम। तो सबसे ऊपर, पहले ये चीज आपको पढ़ा दो चलो, सबसे ऊपर हो गया आपका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर फाइनेंस मिनिस्टर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर दो बोर्ड्स है। एक डायरेक्ट टैक्सेस के लिए बोर्ड है सीबीडीटी, वो क्या चीज गवर्न करता है? डायरेक्ट टैक्सेस, कितना रखना है, कैसे रखना है, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा है ना, उसके अंदर जितने भी लोग हैं सबको देखने की जिम्मेदारी सीबीडीटी। इनडायरेक्ट टैक्सेस के लिए सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम। जब पहले जीएसटी से पहले सीबीईसी हुआ करता था, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम, फिर चेंज हो गया, जीएसटी आ गया, तो इन्होंने बोर्ड का नाम चेंज करके क्या कर रखा है? सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम। ठीक है, तो ये एक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए पढ़ा है। दोनों में 6-6 मेंबर होते हैं, यानी सीबीडीटी के भी 6 मेंबर होते हैं और सीबीआईसी के भी 6 मेंबर। फिर इसके अंदर डिपार्टमेंट और बहुत सारी चीजें आती है। ठीक है, अब मैं बात ये कर रहा हूं कि सर्कुलर का क्या मतलब होता है, सर्कुलर एंड क्लैरिफिकेशन। यहां पे मैंने लिखा है सीबीडीटी ने इशू किया, तो सीबीडीटी भी इशू करता है, सीबीआईसी भी इशू करता है। सीबीडीटी जब इशू करता है तो कौन से टैक्स के लिए इशू करता होगा? डायरेक्ट टैक्स के लिए। और सीबीआईसी जब करता है तो इनडायरेक्ट टैक्स। अब ये होता क्या है, पहले मैं आपको समझाता हूं एक एग्जाम्पल के साथ, फिर पढ़ेंगे। एक एग्जाम्पल समझते हैं। सपोज करिए, मान लीजिए मैंने एक मशीन बनाई, मशीन मैन्युफैक्चर करी, मेरे को उस मशीन पे जीएसटी का रेट देखना है, तो मैं जीएसटी लॉ में जाऊंगा, जहां पे रेट प्रिस्क्राइब्ड है, मैं वहां पे जाऊंगा कि मेरे प्रोडक्ट पे कितना रेट है, कितना जीएसटी लगता है, 5% है, 12 है, 18% है, 28%, कितना है आखिर, वो मेरे को जीएसटी लॉ से पता चल जाएगा। जितना है मैं उतना पे कर दूंगा। अब हुआ क्या, मैंने जो मशीन बनाई, मैंने बनाई प्रिंटर कम फोटोकॉपियर मशीन। एग्जाम्पल समझिएगा ध्यान से, मैंने कौन सी मशीन बनाई? मतलब इससे प्रिंटर यानी प्रिंट आउट भी निकल आएगा और इससे फोटोकॉपी भी हो जाएगी, जीरोक्स का भी ये काम करेगी। ऐसी मशीन आती है ना। अब मैंने कहा साहब इस पे कितना जीएसटी लगेगा, तो मैंने जीएसटी लॉ देखा। जीएसटी लॉ जब मैंने पढ़ा, बहुत ध्यान से समझा, तो उसमें लिखा था, मान लेते हैं कि एक जगह लिखा था प्रिंटर और उस पर रेट लिखा था प्रिंटर पे 18% का रेट। एक जगह लिखा था, मान लेते हैं जीरोक्स मशीन, और उस पर लिखा था 5% का रेट। मैं ढूंढता कि, हमने कहा हमारी तो एक ही मशीन है जिसमें दोनों काम हो जाते हैं, प्रिंटर का भी फोटोकॉपियर का भी। तो हम ढूंढते रहे, हमने कहा मिल जाए हमको एक ऐसी मशीन, कहां लिखी है जहां प्रिंटर का फोटोकॉपियर, तो पूरे लॉ को मैं खंगालता रहा, हमें मिला ही नहीं। अब मैं बड़ा कंफ्यूज हो गया। कंफ्यूजन किस बात की? कि भैया हमने जो बनाया है इस पे कौन सा रेट लगे, इस पे 18 लगाएं कि इस पे 5 लगाएं, कि दोनों का एवरेज कर लें, ना तुम्हारी ना हमारी, ना बीच बीच का रास्ता निकाल लें। देखिए पहले तो एवरेज करने का कोई कहानी नहीं है, ये सब ऐसा कुछ नहीं होता लॉ के अंदर कि दोनों का एवरेज कर ले। तो भैया करें क्या? अब जरा समझिए, जब ऐसा हुआ तो एसएससी कह रहा है कि सर एक काम करिए, इसको जीरोक्स मशीन में क्लासिफाई कर दीजिए, इसको फोटोकॉपी मशीन में क्लासिफाई कर दीजिए, 5% का टैक्स लगना चाहिए। डिपार्टमेंट कह रहा है नहीं नहीं, हमारे हिसाब से तो ये प्रिंटर है, इस पे टैक्स 18% का लगना चाहिए। एसएससी कह रहा है अरे सर, ज्यादातर लोग इसको फोटोकॉपी के लिए ज्यादा यूज करते हैं, छोटी मोटी दुकानों में हर जगह ये लगी होती है, मशीन खरीद लेते हैं, आजकल परचून वाले भी खरीद लेते हैं, लोग आते फोटोकॉपी कराते हैं उनसे। 80-90% लोग फोटोकॉपी के लिए यूज करते हैं, फोटोकॉपी होनी चाहिए। वो कह रहा नहीं, हमें तो लगता है कि प्रिंटर की तरह ज्यादातर यूज करते हैं। डिस्प्यूट हुआ। अब डिस्प्यूट को सॉल्व करने का तरीका क्या है? इसका तरीका एक जो है, एक तो तरीका है कि नोटिफिकेशन लाके एक्ट में ही अमेंडमेंट ला दें और उसमें एक पॉइंट डाल दें कि प्रिंटर का फोटोकॉपियर मशीन पे इतने % लगेगा, बवाली खत्म। एक दूसरा तरीका क्या है कि अगर गवर्नमेंट कुछ भी अमेंड नहीं करना चाह रही और डिस्प्यूट को कम करना चाहती है, तो गवर्नमेंट क्लैरिफिकेशन इशू करती है। क्या इशू करती है? बोर्ड क्या इशू करता है? क्लैरिफिकेशन। क्लैरिफिकेशन इशू करने का तरीका होता है सर्कुलर इशू करना। क्या इशू करना? वो सर्कुलर इशू करती है। तो जैसे ऐसा विवाद था तो सीबीआईसी, डायरेक्ट टैक्स का है तो सीबीआईसी करेगी, डायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड कोई विवाद होता तो सीबीडीटी करती। तो सीबीआईसी ने सर्कुलर इशू किया कि हम प्रिंटर कम फोटोकॉपियर मशीन को ये मानेंगे। मतलब या तो पहला केस उसमें लिखा होगा सर्कुलर में कि प्रिंटर कम फोटोकॉपियर मशीन को हम क्लासिफाई करेंगे एज अ प्रिंटर एंड द रेट विल बी 18%, या लिखा होगा कि प्रिंटर कम फोटोकॉपियर मशीन को क्लासिफाई करेंगे एज अ जेरॉक्स मशीन एंड रेट विल बी
5%। यानी सर्कुलर लाया जाता है विवाद को सुलझाने के लिए, कोशिश होती है डिस्प्यूट जहां होते हैं उनको सुलझाने के लिए, क्लैरिफिकेशन लाने के लिए कि इस चीज का मतलब यह है। आपको बात समझ, जैसे कई बार होता होगा, आपने देखा मोहल्ले में है ना, आपके घर के आसपास दो लोगों की लड़ाई हो रही है, तो बाकी जनता क्या करने की कोशिश करती है, अलग अलग करती है, वो बात अलग, पहले मजे लेती है, फिर अलग अलग, ना लड़ो ना लड़ो, ऐसे नहीं लड़ते, है ना, अलग करती है। सेम है काम सर्कुलर का। सर्कुलर जो है, सर्कुलर के अंदर इतनी पावर नहीं होती कि सर्कुलर अमेंडमेंट ला पाए। मेरी बात सुनिएगा, बहुत गहराई में समझा रहा हूं, सर्कुलर अमेंडमेंट नहीं ला सकता। अमेंडमेंट लानी है तो नोटिफिकेशन इशू करो, साल के बीच में अगर अमेंडमेंट लानी, नोटिफिकेशन इशू करो, साल भर तक का इंतजार कर सकते हो तो फाइनेंस बिल में अमेंडमेंट ले आओ। फाइनेंस बिल तो साल में एक बार आता है, बीच में अगर कभी चेंज करने की जरूरत पड़ी मान लीजिए एकदम से, तो नोटिफिकेशन एक पावर होती है। और अगर आपको सिर्फ क्लैरिफिकेशन देनी है तो सर्कुलर लिए, सर्कुलर अमेंडमेंट नहीं लाता। अब सर्कुलर क्या है, सर्कुलर का लीगल क्या चोला है, पहले समझते हैं। सर्कुलर जो भी होता है, कौन इशू कर रहा है, बोर्ड इशू कर रहा है, मे बी सीबीडीटी, मे बी सीबीआईसी, तो उसके अंदर डिपार्टमेंट आता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या इनडायरेक्ट टैक्स का डिपार्टमेंट, उनके लिए तो सर्कुलर मानना ही पड़ेगा, उनके लिए तो सर्कुलर बाइंडिंग है। वो ये नहीं कह सकते कि हम सर्कुलर को नहीं मानेंगे, उनके लिए सर्कुलर बाइंडिंग इन नेचर है, बाध्य है। बाइंडिंग समझते हैं, आपको मानना ही पड़ेगा, आप ही के बोर्ड ने दिया। लेकिन जो एसएससी होता है, एसएससी मींस टैक्स पेयर, जो एसएससी है उसके लिए सर्कुलर को मानना ना मानना उसकी मर्जी है। मतलब सर, मतलब ये कि अगर वो मानना चाहे तो मान ले, ना मानना चाहे तो उसको कोर्ट में चैलेंज कर सकता है। ये पावर है एसएससी के पास कि अगर आप ना मानना चाहें तो, नहीं मानने का मतलब ये नहीं कि कोने में जाकर रोने लगे, नहीं मानने का मतलब है लीगल तरीके से आप उस पर कोर्ट पे चैलेंज कर सकते हैं कि हमें नहीं लगता कि ये ऐसा होना चाहिए। अब सेम पे आते हैं, अगर मान लो गवर्नमेंट सर्कुलर लाई कि इसको मानेंगे हम जीरोक्स मशीन, प्रिंटर कम फोटोकॉपियर को जीरोक्स मशीन मानेंगे, 5% का टैक्स, बताओ एसएससी मान लेगा कि विवाद करेगा? मान लेगा, उसके फेवर में, वो काहे के लिए विवाद करेगा? डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट को मानना पड़ेगा। नहीं समझे कि बात नहीं समझे, डिपार्टमेंट चाह के भी उसको चैलेंज नहीं कर सकता, मानना पड़ेगा। और एसएससी उसका फायदा ले सकता है कि हाँ देखो 5% है, बेनिफिट ले सकता है। दूसरा केस, सर्कुलर आया कि इसको हम मानेंगे फोटोकॉपी मशीन, सॉरी प्रिंटर, 18% टैक्स लगाएंगे, डिपार्टमेंट मान लेगा, मानना ही पड़ेगा, तुम्हारे पास तो कोई ऑप्शन भी नहीं है। एसएससी या तो मान लो चुप्पे चाप, नहीं मानना है तो फिर जाओ सू करो, कोर्ट पे जाके चैलेंज आप इसको कर सकते हैं। इतनी बात समझ में आपके आ गई? पक्का? तो सर्कुलर जब भी आते हैं तो किस चीज के लिए आते हैं? क्लैरिफिकेशंस के लिए आते हैं। पढ़ के देखिएगा, सर्कुलर एंड क्लैरिफिकेशन बाय सीबीडीटी। सीबीडीटी दैट इज, सीबीडीटी कौन है? मैंने ब्रैकेट में लिखा है सीबीडीटी दैट इज सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है जो फंक्शन करती है अंडर सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1963। दैट इज सीबीडीटी इज ए स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। हो सकता है ये भी आपसे पूछ ले, है ना, एक एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, न्यू में तो 20 का एमसीक्यू है, ओल्ड में तो पूरा ही है। सीबीडीटी स्टैट्यूटरी अथॉरिटी जो फंक्शन करती है अंडर सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट, सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट, आगे बोलो 1963। तो अब मैं दोबारा यहां से बढ़ाऊं, सीबीडीटी में इशू फ्रॉम टाइम टू टाइम, अगर चाहे तो इशू कर सकती है जब भी जरूरत हो, सर्टेन सर्कुलर एंड क्लैरिफिकेशन व्हिच हैव टू बी फॉलोड बाय इनकम टैक्स अथॉरिटी। इनकम टैक्स अथॉरिटीज को मानना पड़ेगा, एसएससी को मर्जी है उसकी। सर्कुलर जो होते हैं, बहुत ध्यान से, सर्कुलर्स आर बाइंडिंग ऑन द डिपार्टमेंट बट नॉट ऑन द टैक्स पेयर। टैक्स पेयर कैन टेक एडवांटेज ऑफ सच सर्कुलर, अगर एडवांटेज लेना चाहे तो ले सकता है। एडवांटेज मतलब उसके फेवर में है, कह रहा है हाँ ठीक है, तो आप मान लीजिए उसको, डिपार्टमेंट तो वैसे भी माने बैठा है। क्लियर हो गया? कोई डाउट? क्या सर्कुलर एक्ट में अमेंडमेंट ला सकता है? सर्कुलर के अंदर इतनी पावर नहीं। अच्छा, अगर मान लो कभी कोई सर्कुलर आया जो एक्ट के अगेंस्ट आ गया, ऐसे होता नहीं वैसे, वैसे तो जब सर्कुलर इशू करता है डिपार्टमेंट तो एक्ट को देख के करता है कि एक्ट में क्या लिखा है, उसी को सपोर्ट करने के लिए, क्लैरिफाई करने के लिए सर्कुलर लाता है। लेकिन मान लो कभी रेयर टू रेयर केस में कोई ऐसा सर्कुलर आया जिसमें सर्कुलर में कुछ लिखा है, एक्ट में कुछ लिखा है, सर्कुलर में आम लिखा है, उसमें इमली लिखी, दोनों में अलग अलग बातें, हम माने किसकी? एक्ट की मानेंगे। ऐसा सर्कुलर वॉइड होता है। या अगर कोई सर्कुलर आया जो किसी कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट था तो वो वॉइड होता है। हमारे यहां पे जो भी कोर्ट के डिसीजंस होते हैं,
सुप्रीम कोर्ट वगैरह ने मान लो किसी मुद्दे पे कोई डिसीजन दिया, तो वो अपने आप में एक्ट बन जाता है अनलेस एंड अनटिल एक्ट में कोई चेंज हो। जैसे फॉर एग्जांपल ये एग्जांपल ले लेते हैं, प्रिंटर कम फोटोकॉपियर मशीन, विवाद हुआ, केस कोर्ट तक गया, सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि भैया इसको प्रिंटर मानेंगे 18%, तो उसको फिर क्या माना जाएगा? प्रिंटर। सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया इसको जीरोक्स मशीन मानेंगे 5%, तो उसको क्या माना जाएगा? जीरोक्स मशीन। वो लॉ बन गया, फिर सबको वो फॉलो कर रहा है। हाँ, अगर एक्ट में ही चेंज कर दिया गया, किसमें चेंज कर दिया गया? एक्ट में अमेंड कर दिया गया, एक्ट में अमेंड करके लिख दिया गया कि प्रिंटर कम फोटोकॉपियर मशीन पे 12% टैक्स लगेगा, तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जो है वो आगे से नहीं माना जाएगा, फिर एक्ट माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जो होता है, जुडिशियल डिसीजन जो होता है, वो लॉ बन जाता है। कब तक लॉ रहता है? अनलेस एंड अनटिल एक्ट को ही, लॉ को ही, एक्ट को ही अमेंड ना कर दिया जाए। अब पढ़िए, पहले तो सर्कुलर के बारे में एक लाइन, इफ एनी सर्कुलर इज कॉन्ट्रेरी टू द डिसीजन ऑफ कोर्ट, कोर्ट के डिसीजन के विरुद्ध है या एक्ट के विरुद्ध है, किसी के भी विरुद्ध है, ऐसा सर्कुलर नहीं चलता। तो क्या चलेगा? अगर कोर्ट के डिसीजन के विरुद्ध है तो डिसीजन किसका प्रिवेल करेगा? कोर्ट का डिसीजन चलेगा, कोर्ट डिसीजन शैल प्रिवेल। और कहां से हमारा इनकम टैक्स आता है? जुडिशियल डिसीजन। बहुत सारे केस लॉज है हमारे इंडिया के अंदर, इतने डिस्प्यूट्स होते हैं, इतने केस लॉज है इनकम टैक्स में, बहुत सारे केस लॉज हैं। तो जो भी डिसीजन हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट दे रहा है उसको हम आमतौर पे लॉ मान लेते हैं, लेकिन कब तक? जब तक लॉ में कोई अमेंडमेंट नहीं आती। इसके लिए चिदम्बरम साहब, चिद्दू भैया, नाम सुना आपने? पी चिदम्बरम हुआ करते थे ना पहले, फाइनेंस मिनिस्टर, बहुत पहले, कांग्रेस के गवर्नमेंट की बात करो। वो इसके लिए बड़े बदनाम थे, मतलब लोग ऐसा कहते थे कि वो, ऐसा बोला जाता था उनके लिए कि वो कोर्ट के डिसीजन का सम्मान नहीं करते। उन्होंने बहुत सारे ऐसे चीजें करी कि कोर्ट ने डिसीजन दिया, उनको अच्छा नहीं लगा, उन्होंने लॉ को ही रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से चेंज कर दिया। नहीं समझे? बड़े समझदार नहीं हो तुम लोग। देखो भाई, देखो है क्या, कानून जो होता है, अंधा कानून होता है, ये सुना है ना? अंधा कानून क्यों बोलते हैं? नहीं सुना? अच्छा, पिक्चर नाम कभी ऐसा कुछ सुना है, ये अंधा कानून है? अंधा कानून क्यों बोलते नहीं पता? कानून क्या करता है, लॉ क्या करता है, जज साहब क्या करते हैं, फैक्ट्स को देखते हैं और लॉ में जो लिखा है उसके दायरे में रहते हुए अपना डिसीजन देते हैं। उनके हाथ कानून से बंधे हैं, ठीक है ना? अगर मान लो किसी क्राइम की सजा लिखी हुई है 2000 रुपए की पेनल्टी, तो जज साहब 2 लाख की पेनल्टी नहीं लगा सकते। अगर उसमें लिखा है मैक्सिमम पेनल्टी कैन बी 2000 ओनली, तो कितने की पेनल्टी लग सकती है? 2000 की, क्योंकि जज साहब लॉ के दायरे में रहते हुए अपना काम कर रहे हैं। तो जज साहब ने जब अपना डिसीजन दिया, उस समय जज साहब ने लॉ देखा क्या था, उसके दायरे में रहते हुए अपना डिसीजन दिया। और बाद में मान लो लॉ ही अमेंड हो गया रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से। समझ में आ रही बात? राजनीति समझिएगा देश की। लॉ ही अमेंड हो गया अगर रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से, तो कोर्ट का डिसीजन गया, तुम नया डिसीजन लाइए। इसके लिए चिद्दू भैया बड़े फेमस थे। कोर्ट के डिसीजन है, अगर उनको अच्छे लगे तो ठीक, नहीं अच्छे लगे रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से उठा करके अमेंड कर देते थे, लॉ खत्म। तो जुडिशियल डिसीजन जो होते हैं वो हमारा लॉ का एक पार्ट है, अनलेस अनटिल लॉ में कोई चेंज ना हो जाए। तो मैंने यहां पे आपको 5 चीजें पढ़ाई हैं। इनकम टैक्स हम लोग कहां कहां से उठाएंगे, अलग अलग सोर्सेज से, जो भी हम लोग पूरा पढ़ेंगे कहां कहां से लाए गए हैं, है ना? एक तो इनकम टैक्स एक्ट 1961, दूसरा आपका हो गया फाइनेंस एक्ट, या आप उसको बजट कह लीजिए, तीसरा आपका हो गया इनकम टैक्स के रूल्स। क्या सीरियल में ही सर याद करें? नहीं, जरूरी नहीं कि सीरियल में याद करें। चौथा हो गया सर्कुलर्स वगैरह, और पांचवा हो गया जुडिशियल डिसीजन। इसके अलावा नोटिफिकेशंस वगैरह भी होती हैं, साल के बीच में कुछ अमेंडमेंट करनी तो नोटिफिकेशंस ले आते हैं। क्लियर? और आखिरी वाला तो मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया, सीबीडीटी और सीबीआईसी दोनों में कितने कितने मेंबर होते हैं? 6। बस करना क्या है, इस पहले चैप्टर में एक बेस था ये, इस पहले चैप्टर में आपको करना केवल इतना ही है कि जितना मैंने पढ़ाया है बस उसको घर पे जाके अच्छे से एक बार रिवाइज कर लीजिए, बाकी और ज्यादा कुछ नहीं चाहिए इस चैप्टर। ठीक है, चलो बाय, थैंक यू।